मित्रों नमस्कार। मैं ना सोनांजलि कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ उपन्यास मैला आंचल का। मैला आंचल जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं अब तक उपन्यास मैला आंचल के भाग 10 तक का वाचन कर चुका हूँ, जिसे आप कथा कहानी और उपन्यास के चैनल पर जाकर क्रमवार सुन सकते हैं। आज लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 11 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार। नहीं तोरा आहे प्यारी तेग तरबरिया से, कौन ही चीजवा से मारलू बटोहिया के। धरती लोटा बेला बेपीर जी ई ई ई। यह सुनकर जो औरत सदा ब्रिज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बहिनी से, मरे ननद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ पलीबरवा से, फंसी गली प्रेम के डोर जी। इतना कहकर वह सदा ब्रिज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बातें करने लगी। आजू की रतिया हो प्यारे यही बिताओ जी। तंत्रिमा टोली में सुरंगा सदा ब्रिज की कथा हो रही है। महमूदास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरैनिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काज करता है। तंत्रिमा टोली के लोग कहते हैं, खलासी जी। खलासी जी सरकारी आदमी है। खलासी जी यदि लाल पथका दिखला दें तो डाक गाड़ी भी रुक जाएगी। रुकेगी नहीं, लाल पथका देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चढ़ने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जब्त हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुनी आदमी है, पक्का ओझा है, चक्कर पूजते हैं। भूत प्रेत को पेड़ में कांटी ठोक कर बस में करते हैं। बाज निपुत्र को तुक ताक कर देते हैं। तुक ताक मतलब टोटका। कुंवर बिज्जेभान लोरिका और सुरंगा सदाब्रिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है। उस बार सुराजी हुलमाल, हुलमाल मतलब आंदोलन, उस बार सुराजी हुलमाल में खलासी जी ने लिख दिया था, बैगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लाइन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हाईकोर्ट और नंदन, नंदन मतलब लंदन, हाईकोर्ट और लंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन महमूद दास को कौन समझाए। बेचारे खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं। महमूद दास की बेवा बेटी फुलिया से चुमौना की बातचीत पक्की करने के लिए, चुमौना मतलब सगाई। हर बार खलासी जी झोरी में मोरंगियां नेपाली गाजा लाते हैं। तंत्रिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं। सुरंगा सदा ब्रिज गाते हैं। गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूक देते हैं। उस बार उचित दास की डेरावली को तूक ताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन महमूद दास को कौन समझाए। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं। 1 कौड़ी नगद न देंगे। जाति बिरादरी को एक शाम भोज कबूलते हैं। और क्या चाहिए, सरकारी आदमी जमाई होगा। कभी तीर्थ करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकट भी न लगेगी। रमजू दास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय, और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उनकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत बाभन और मालिक टोले सभी बाबू बबुआन से मुहामुही बात करती हैं। दिलगी का जवाब हंसकर देती हैं और समय पड़ने पर हाथ चमका चमका कर झगड़ा भी करती हैं। एक बार तो सिंह जी की भी सीसी सटका दिया था। बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी, उससे सभी डरते हैं। न जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं।
टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। चांदनी की खलासी जी इस बार लालबाग मेला से उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए हैं। चांदी की तरह चमक है। मौसी किसी तरह फुलिया से चुमावना ठीक कर दो। अरे सूते ले देवी हो, प्यारे लाली पलंगिया से, खाए ले गुआ खिल्ली पान जी। खलासी जी आज दिल खोलकर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदा ब्रिज हैं। लेकिन न तो उसकी फुलिया उसे रहने के लिए विनती करती है और न महमूदास चुमौना की बात मंजूर करते हैं। अरे सूते ले देबो हो, प्यारे लाली पलंगिया से, फुलिया क्या करे? माँ बाप के रहते हुए क्या बोल सकती है? अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे? रमजू दास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी, काली क्रिया किसी से कहना मत। खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे, बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यहां नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्रिमा की बेटी नहीं है क्या? जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सहदे मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नकट्टी चमाइन की और चिचाय की मां की। मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटा की तरह गुथवाओ। उस बार जोतकी जी का बेटा नाम लरैन ने क्या दिया? अंत में नकट्टी को गाभिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया। याद जो आवे है प्यारी तुहरी सूरतिया से, साले करेजवा में तीर जी। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलिया क्या करे? लेकिन रमजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है? अरे फुलिया की माँ है, तुम लोगों को तो न लाज है न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हूं कि जवान बेवा बेटी दुधार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। अरे हाँ हाँ, बेटा बेटी के करो, अघी ढारी करे मंगरो। चालनी कहे सुई से कि तेरी पेदी में छेद, हाथ में कंगना तो चमका रही हो। खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुड़ता है। फुलिया की मां ने जब से रमजूदास की स्त्री के हाथ कंगना देखा है, उसका कलेजा जल रहा है। महमूदास पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कुटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात करने गड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमारा बहन बेटा है, बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरे देह में तो लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती है तुझको? बेशर्मी बेलज्जी। भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ू की मार लगी थी सो भूल गई। गुअर टोली के कलरू के साथ रात भर भैंस पर रासलीला करती थी, सो कौन नहीं जानता। तू बात करेगी हमसे? रे सिंहवा के रखेली, सिंहवा के बगान का बॉम्बे आम का स्वाद भूल गई? तरबन्ना में रात रात भर लुका चोरी मैं ही खेलती थी रे। कुरखा बच्चा जब हुआ था तो कुरखा सिंहवा से मुंह देखौनी में बाछी मिली थी, सो कौन नहीं जानता। इतना बात सुनते ही सदा ब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। महमूदास के घूर के पास होने वाली सुरंगा सदा ब्रिज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पहुंचती। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या, अभी झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियां सुनाई, हाथ चमका चमका कर, गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई। काली माई को काला पाठा कबूला गया। हाथ और मुंह को कोष्ठ कुष्ठ से गलाने की प्रार्थना की गई और एक दो घंटे के बाद ही सफाई, मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगी। साग मांग कर ले गई और बदले में शकरकंद भेज दिया। कल शाम को माली के खेत से अंधेरे में उखाड़ लाया है लड़के ने।
मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते हैं। पहले झगड़ा का सिर गरेश दो ही औरतों से होता है। झगड़े के सिलसिले में एक एक कर पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़ने वालियों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके कामकाज में कोई बाधा नहीं पहुंचती है। काम के साथ साथ झगड़ा भी चल रहा है। जब सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती हैं, तब कोई किसी की बात नहीं सुनती। सब अपना अपना चरखा ओटने लगती हैं। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है। वह टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदा ब्रिज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है। ओझा गुनी आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह भी भूल जाती है कि सदैव मिसिर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसके इंतजार में मच्छर कटवा रहा है। खलासी के गले में जादू है। मामी, क्या है रे, बोलना। सहदेव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, एक बात कहने आई हूं। काली क्रिया, किसी से कहना मत। खलासी जी तो तुम्हारे गुहात में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रज की कथा समाप्त हो गई। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सहदेव मिसर मच्छरों से कब तक देह का खून चुसवाते। साला खलसिया, साली हरामजादी। अच्छा, कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदाब्रज से, अभी नहीं। जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है सुना है। सदाब्रज बेचारा कहता है सब झूठी बात है। तुम बालदेव जी से कहो। कौन बालदेव? पुरेनिया आश्रम वाला? हाँ, सभी उसकी बात मानते हैं। बाबू बबुआन भी उनसे बाहर नहीं। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना। लेकिन वह तो हम पर बड़ा नाराज है। देशद्रोही के फिसिर में नाम दे दिया है। देशद्रोहित मतलब देशद्रोही। मां के लिए नाक की बुलाकी ले आना, असली पीतल की बुलाकी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 11 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मठ पर आचार्य गुरुजी आने वाले हैं नए महंत को चादर टीका देने के लिए। मुजफ्फरपुर जिला का एक मूर्ति आया है, लरसिंह दास। आचार्य गुरु मुजफ्फरपुर जिले के पुपड़ी मठ पर भंडारा में आए हैं। लरसिंह दास खबर लेकर आया है। आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ के सभी सेवक सती, आसपास के बाबू बबुआन लोगों को पहले ही खबर दे दी जाए। रामदास को महंती की टीका मिलेगी। महंत सेवादास का एकमात्र चेला वही है। रामदास सोचता है यदि खजड़ी बजाना नहीं जानते तो आज तक बेलाही के जमींदार की भैंस की पूंछ हाथ से नहीं छूटती। महंत साहब उसकी खजड़ी सुनकर मोहित हो गए और वह रात को ही महंत साहब के साथ भागकर मेरीगंज मठ पर आ गया। 15 साल पहले की बात है। 15 साल बाद रामदास का भाग फिरा है। जय हो सदगुरु साहेब की। नियमानुसार सभी पंचों की उपस्थिति में नया महंत एक इकरारनामा लिख देगा। हमेशा लंगोटा बंद रहकर सदगुरु के स्थल की रक्षा करेंगे। किसी तरह का मादक द्रव्य नहीं सेवन करेंगे। दासी रखेली नहीं रखेंगे, आदि आदि। इसके बाद आचार्य गुरु एक सूरत हाल पर दस्तखत करके नए महंत को देंगे। सूरत हाल मतलब महंती का दस्तावेज। फिर चादर टीका की विधि, दही की टीका और सिर पर दूब धान। बस नए महंत साहब उस दिन से 900 बीघे की पत्नी के एकमात्र मालिक हो जाएंगे। पत्नी मतलब छोटी जमींदारी। लरसिंहदास तो आचार्य जी का संदेशा लेकर आया था, किंतु मेरीगंज मठ पर एक ही रात रहने के बाद उस पर महंती का मुंह सवार हो गया। 900 बीघे की काश्तकारी, कलमी आम का बाग, 10 बीघे में सिर्फ केला ही लगा हुआ है। एक एक घौर में 1000 केले फले हैं। हजरिया केला, 2 कोड़ी गाय, 4 गुजराती भैंस,
और सबसे कीमती संपत्ति अमूल्य धन लक्ष्मी दासिन। लक्ष्मी दासिन कहती हैं, महंत साहब को बस यही एक चेला है रामदास, तो कानूनन रामदास ही होने वाला अधिकारी महंत है। रामदास, काठ का उल्लू रामदास, सतगुरु हो या अंधेर है, रामदास महंत नहीं हो सकता। छछुंदर की तरह तो सूरत है, वह महंत होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और यह लक्ष्मी, श्राप भ्रष्ट अप्सरा। लक्ष्मी ने लरसिंह दास की आंखों में न जाने क्या देखा है, उसकी छाया से भी वह बचकर चलती है। रात में किवाड़ मजबूती से बंद करके सोती है। किवाड़ की छिटकली लगाने के बाद एक ओखल किवाड़ में सटा देती है। लरसिंह दास को शायद बहुमूत्र की बीमारी है। रात भर में 10-11 बार पेशाब करने के लिए उठता है। हर बार धूनी के पास सोया हुआ रामदास उसे टोकता है, कौन? लरसिंह दास किसी बार जवाब नहीं देता। कल रात एक बार गुस्से में जवाब दिया, महंत होने के पहले ही अंधे हो गए क्या? देखते नहीं हो, जैसा गुरु वैसा चेला। रामदास कुनमुनाकर रह गया था। सुबह को सत्संग के समय ही लक्ष्मी बरस पड़ी थी। क्यों आप वैसी भाषा बोले थे? महंत होने के पहले ही अंधे हो गए, जैसा गुरु? गुरु निंदा सुनही ज्यो काना। मैं गुरु निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सह सकती। रामदास को आप क्या समझते हैं? वह इस मठ का अधिकारी महंत है। आपके जैसे एक कोड़ी बिल्टा साधुओं को वह रोज प्रसाद देगा। बिल्टा मतलब आवारा, बात करना भी नहीं जानते। आने दीजिए आचरज जी को। रामदास भी सुना देता है, रात में हम छोड़ दिया, लेकिन अब बोलोगे तो सीधे पश्चिम का रास्ता दिखा देंगे। हाँ, समझ रखो। भंडारी तो नंबरी शैतान है। कल से ही उसने बदमाशी शुरू की है। दाल की कटोरी में सिर्फ पानी रहता है, आलू की भुजिया दोबारा नहीं देता। घी मांगने पर कहता है दाल घी से बघारल है। केला बिक्री होने के लिए हाट भेज दिया जाता है, दूध में पानी मिलाकर देता है। बाल भोग में पहले दही चूड़ा देता था, कल से सिर्फ चूड़ा लाकर रख देता है। बिल्टा साधु, रंडी की यह हिम्मत, उसे बिल्टा साधु कहती है? अच्छा अच्छा। लक्ष्मी पहले से ही उसे नहीं जानती, कैसे जान सकती है? वह कभी पहले यहां आया नहीं। पुपड़ी मठ से भी तो कभी कोई मूर्ति यहां नहीं आया। सोनमतिया कहारिन भी तो नहीं आई है यहां। संभव है उस बार अपनी बेटी रधिया को खोजने के लिए यहां भी पहुंची हो। ठीक है, रधिया। रधिया को पहली बार जब देखा था तो उसके मन में ऐसी ही हालत हुई थी। कनपट्टी के पास हमेशा गर्म रहता है, लेकिन रधिया अल्हड़ थी। एक ही चक्कर में जाल में आ गई। लक्ष्मी तो पुरानी है, खिली खिलाई है, 70 चूहे खाई हुई है। यदि वह रधिया को लेकर नौटंकी कंपनी में नहीं शामिल होता तो रधिया हाथ से न निकलती। नौटंकी कंपनी के मालिक की ही बात रहती तो वह सह ले सकता था। हारमोनियम और नगाड़ा वाले भी रधिया को कभी फुर्सत नहीं देते थे। कभी ताल का रिहर्सल करना है तो कभी नाच सिखाना है। रधिया साली भी कुत्ती ही थी, वह भी तो बदल गई थी। लरसिंहदास अपने सिर के दाग पर हाथ फेरकर मफलर से ढक लेता है। साले नगाड़ची ने ठीक सामने कपाल पर ही डंडा चलाया था। मठ लौटने पर महंत साहब ने खड़ाऊ से मरम्मत की थी, लेकिन 7 दिन से उपवास किए हुए शरीर में इतना दम कहाँ जो भागते। सिर का घाव ताजा ही था। महंत साहब की खड़ाऊ गुरु की खड़ाऊ थी। महंत साहब के पैर पर वह लेटा रहा था। वे बहुत दयालु पुरुष थे। लरसिंह दास उनका इकलौता चेला था। गुरु ने क्षमा कर दिया। महंत साहब के शरीर त्यागने के बाद कुपड़ी मंड की महंती उसे ही मिलती, लेकिन रामबरन कोयरी ने उसकी मति फेर दी थी। लरसिंह दास, नेपाली गांजा में बड़ा नफा होता है। 10 रुपए का लाओ और 400 बनाओ। नेपाल में 4 आने सिर गांजा मिलता है। बराह 76 मेला के समय चलो। महंत साहब ने जब शरीर त्याग किया तो वह जेल में था। महंत साहब ने मरने के समय जीवदास को चेला कबूल कर विल लिख दिया, नहीं तो वह भी एक मठ का महंत होता। तब लक्ष्मी उसे बिल्टा साधु नहीं कह सकती। तब तो पैर पखार कर, पैर के 10 नाखूनों को धोकर वह प्रेम से चरणोदक पीती।
लेकिन वह लक्ष्मी को चरणोदक पिलाकर छोड़ेगा। रामदास, क्या है? रामदास मत बोलिए, अधिकारी जी कहिए। कोठारी से कहो कि लरसिंह दास आज जा रहे हैं। जा रहे हैं तो जाइए। तुम कोठारी से कहो। तुमता मत करो। कोठारी जी से क्या कहेंगे? राख खर्च कल ही कोठारी जी ने दे दिया है। रामदास झोली से एक 5 रुपए का नोट निकालकर लरसिंह दास के आगे फेंक देता है। हम पूछना चाहते हैं कि कोठारी ने हमारा अपमान काहे किया, हमको बेल्टा काहे बोली, हमारे आचार्य गुरु को काहे गाली दिया। आचार्य गुरु को कब गाली दिया है? दिया है, बोली नहीं थी? पूजा विदाई लेने के समय आचार्य गुरु हैं, बेर बखत पढ़ने पर सीधा जवाब मिलता है। आज आचार्य गुरु हुए हैं, कल तक तो गुरु भाई थे। यह गाली नहीं तो और क्या है? संसार में सत्य का भी लेस जरा रहने दीजिए साधु महाराज। लक्ष्मी अंदर से निकल कर कहती है, साधु का काम झूठ बोलना नहीं है। छी छी। छी छी क्या? हमको बेल्टा नहीं कहा है? आ आ। रामदास, लक्ष्मी गरज उठती है। गर्दनियां देकर निकाल दो इसको। यह साधु नहीं है, राक्षस है। इसके सिर पर माया सवार है। इससे पूछो, आज सवेरे जब मैं स्नान कर रही थी तो बांस की पट्टी में छेद करके यह क्या देखता था? शैतान। लक्ष्मी फुफकारती हुई अंदर चली जाती है। रामदास उठकर लरसिंह दास के गले में हाथ लगाकर धक्का देता है। लरसिंह दास सीढ़ी पर गिर पड़ता है। नाक से खून निकल रहा है। जय हिंद रामदास जी। क्या है? क्या हुआ? बालदेव जी लहू देखकर घबरा जाते हैं। कुछ नहीं, पचवरिया साधु है। काया में कहीं साधु स्वभाव नहीं। कोठारी जी से बदकुट्टी करता है। बदकुट्टी माने वाद विवाद। तो मारपीट क्यों हुई? शांति से सब काम करना चाहिए, हिंसा बात नहीं करना चाहिए। रामदास, बालदेव जी को अंदर भेज दो। लरसिंह दास नाक का खून पोंछते हुए देखता है। बालदेव नाम का यह खद्दरधाड़ी आदमी अंदर जा रहा है, सीधे लक्ष्मी की कोठरी में। जय हिंद बालदेव जी। शायद यह खद्दरधाड़ी और लक्ष्मी एक ही आसन पर बैठे हैं, एकदम आसपास, देह से देह सटाकर। अच्छा मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के भाग 12 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास मैला आंचल के भाग 13 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। गांव के ग्रह अच्छे नहीं। सिर्फ ज्योतिकी जी नहीं, गांव के सभी मातबर लोग मन ही मन सोच विचार कर देख रहे हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं। तहसीलदार साहब को स्टेट के सर्किल मैनेजर ने बुलाकर एकांत में कहा है, 1 साल का भी खजाना जिन लोगों के पास बकाया है उन पर चुपचाप नालिश कर दो। बलाए बलाए से नोटिस 58 भी तामील करवा दो। बलाए बलाए मतलब घूस देकर, कुर्की और इश्तहार निकास करवाकर सरजमीन पर चपरासी को ले जाने की जरूरत नहीं। कचहरी में ही बैठकर गांव के चमार से अंगूठा का टीप लेकर ढोल बजाने की रसीद बनवा लो। गांव के 1-2 गवाहों को भी ठीक करके रखो। स्टेट से उनको भत्ता मिलेगा। इन कांग्रेसियों का कोई ठीक नहीं। सिंह जी यादव टोली के नढ़ेलों, नढ़ेलों माने बदमाशों का सीना तानकर चलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, बार बार लाठी भाला दिखलाते हैं, हौसला बढ़ गया है। अब तो राह चलते प्रणाम पाती भी नहीं करते। यादव लोग कलियां कभी कभी चिढ़ाने के लिए नमस्कार करता है, देह में आग लग जाती है सुनकर। लेकिन सिंह जी का क्या करें? राजपूत टोली के नौजवान लोग भी ग्वालों के दल में ही धीरे धीरे मिल रहे हैं। अखाड़े में ग्वालों के साथ कुश्ती लड़ते हैं। रोज शाम को कीर्तन में भी जाने लगे हैं। हरगौरी ठीक कहता था, यदि यही हालत रही तो 5 साल के बाद ग्वाले बेटी मांगेंगे। तब काली कुर्ती वालों के बारे में जो हरगौरी कहता था उन लोगों को भुला लिया जाए। कहता था लाठी भाला सिखाने वाला मास्टर आवेगा, संजोग कजी या संचालसाजी क्या कहता था सो आवेंगे। हिंदू राज महाराणा प्रताप और शिवाजी का राज होगा। हरगौरी आजकल बड़ी बड़ी बातें करता है। भंडारा के दिन सिंह जी रूठे हुए खिलावन सिंह यादव को घर से जबरदस्ती खींचकर ले गए थे, लेकिन खिलावन सिंह का मन रूठा ही हुआ था। ज्योतिकी काका रोज आते हैं। उन्होंने कहा है
शकलदीप का 18 साल की उम्र में माता या पिता का वियोग लिखा हुआ है। शकलदीप का यह 17वां जा रहा है। शकलदीप की माँ बेटे का गौना करवाने के लिए रोज तकादा करती है। बेटे को वकील बनाने की इच्छा शायद काली माई पूरा नहीं होने देंगी। गौना के बाद फिर क्या पढ़ेगा? माता पिता का वियोग। बालदेव को सारी दुनिया की भलाई तो सोचती है, मगर जिसका नमक खाता है उसके लिए एक तिनका भी तो सोचे। दिन भर तहसीलदार के यहाँ बैठा रहता है और शाम को कीर्तन। कमला किनारे वाले एक जमा में कलरू पासवान के दादा का नाम कायमी बटैयादार की हैसियत से दर्ज है। बालदेव से कहा कि कलरू से कह सुनकर सुपर्दी लिखवा दो या रजिस्ट्री करवा दो, तो कान ही नहीं दिया। हलवाहा गुनाए ततमा कल से हल जोतने नहीं आता है। कहता है पिछले साल का बकाया साफ कर दीजिए तो हल उठावेंगे। बालदेव टुकुर टुकुर देखता रहा, कुछ बोला भी नहीं। उल्टे हमसे बहस करने लगा। गरीब लोगों का दरमाहा नहीं रोकना चाहिए भाई साहब। ज्योतकी जी की 18 साल की नौबधू कंचरी वाली के पेट में रोज खाने के बाद दर्द हो जाता है। पिछले 1 साल से वो खाने के बाद पेट पकड़कर सो जाती है। इस साल तो और भी दर्द बढ़ गया। डॉक्टरी दवा नहीं नहीं, डॉक्टर तो पेट टीपेगा, जीभ देखेगा, आँख की पपनियां उल्टा कर देखेगा, पेशाब और पाखाना के बारे में पूछेगा, शायद लहू की भी जांच करे। इधर वह रोज कहती है डॉक्टर बाबू ने कोयली टोला की छोटी चंपा को एक ही जक्सैन में आराम कर दिया है। इसी तरह उसके पेट में भी दर्द रहता था। औरत को समझाना बड़ा कठिन काम है। सभी औरतें एक समान, जो जिद पकड़ेंगी पकड़े रहेंगी। ज्योतिकी जी को अपनी 4 स्त्रियों का अनुभव है। पहली बेचारी को तो सिर्फ मेला बाजार देखने का रोग था। कोई भी मेला नहीं छोड़ती थी वह। जहां मेला आया कि ज्योतिकी जी के 30 दिन परमानंद झा की खुशामद करने में ही बीतते थे। परमानंद की भैंसा गाड़ी पर ही मेला जाएगी। परमानंद बेचारा खुद गाड़ी हाँक कर मेला ले जाता था, कभी भाड़ा नहीं लिया। आखिर बेचारे की मृत्यु भी मेले में ही हुई। उस साल अर्धोदय के मेले में वह जोरों का हैजा फैला था। दूसरी को हुक्का पीने की आदत थी, ब्राह्मण का हुक्का पीना। लेकिन ज्योति जी क्या करते? औरत की जिद। जब वह बीमार पड़ती तो बहुत बार ज्योतिकी जी को भी हुक्का तैयार करके देना पड़ता था। पुरानी खांसी से खांसते खांसते वह भी मर गई। तीसरी को इस बात की जिद लग गई थी कि वह गांव के लड़कों से हंसना बोलना बंद नहीं करेगी। और कंचीरा वाली को डॉक्टरी दवा की जिद लग गई है। एकमात्र पुत्र रामनारायण तो कुपुत्र निकला। विदापत नाच करता है, ततमा पासवानों के साथ रहता है। सारी ब्राह्मण मंडली में उसकी शिकायत फैल गई है। कोई बेटा देता नहीं। ज्योतिकी जी क्या करें? हाथ की उर्ध रेखा तो सीधे तर्जनी से चली गई है, लेकिन कुंडली के 10वें घर में शनि है। समझाते समझाते थक गया है कि अपना नाम रामनारायण मिश्र कहा करो, लेकिन वह भी गंवार की तरह नाम लरेन से ही कहता है। रामनारायण के साथ कंचीरा वाली को एक दिन अस्पताल भेज दे। घर पर बुलाने से तो डॉक्टर फीस लेगा। लरसिंह दास गांव के घर घर में जाकर पंचों से कह रहा है आचार्य गुरु आ रहे हैं। मठ का अधिकारी महंत वही है, उसी को चादर टीका मिलना चाहिए। महंत की रखेलीन या दासिन को मठ के मामले में कुछ बोलने का अधिकार नहीं। रामदास तो भैंसवार है। इतने बड़े मठ को चलाना मूर्ख आदमी के बूते की बात नहीं। वह बीए पास है, अंग्रेजी में भी बीजक बाजता है, इसलिए तो बावड़ी केस रखता है, धोती कुर्ता पहनता है और आधी मूछ कटाता है। मठ पर एक स्कूल खोलेंगे, गांव वालों की भलाई करेंगे। आप लोग बुद्धिमान आदमी हैं, खुद विचार कर देख सकते हैं। दासिन रखेलिन मठ को बिगाड़ देती है, साधु धर्म को भ्रष्ट कर देती है। आप लोग खुद विचार कर देख सकते हैं। तंत्रिमा टोले में पंचायत हुई, बंदिश हुई है। तंत्रिमा टोले की कोई औरत अब बाबू टोला के किसी आंगन में काम करने नहीं जाएगी। बाबू बबुआन लोग शाम को गांव में आवें, कोई हर्ज नहीं। किसी की अंदर हवेली में नहीं जा सकते। मजदूरी में जो एक आध शेर मिले उसी में सबों को संतोष रखना होगा। बलाई आमदनी में कोई बरकत नहीं। अनोखे और उचित दास छड़ीदार हुआ है।
जिसे चाल से बेचाल देखेगा, बांस की छड़ी से पीठ की चमड़ी उधेड़ लेगा। तंत्रिमा लोगों को इस बंदिश के बाद गहलोत, छतरी, कुर्म, छतरी, पुलिया टोले, धनुकधारी और कुशवाहा छतरी टोले के पंचों ने भी ऐसी ही व्यवस्था की है। सिर्फ जनेऊ लेने से नहीं होता, कर्म भी करना होगा। जाए तो कोई बाबू कभी संथाल टोली में शाम या रात को उनकी औरतों से कोई दिलगी भी कर सकता है। संथालों के तीर पर जहर का पानी चढ़ाया रहता है। पूर्व छत्री टोले के लौजमानों ने कल रात को शिव शक्कर सिंह को बेपानी कर दिया। झुबरी मुसम्मात का घर तो टोले के एक छोर पर है ना, सिपहिया टोली की बांसबाड़ी के ठीक बगल में। लेकिन शिव शक्कर सिंह को क्या मालूम कि बांस की झाड़ियों में छोकरे पहले से ही छिपे हुए हैं। झुबरी मुसम्मात को 10 रुपए जुर्माना हुआ है। जहां से दे देना तो होगा ही, नहीं तो हुक्का पानी बंद। शिव शंकर सिंह से रुपया लेकर दे। इसी तरह लालबाग मेला से पंचलैट खरीद होगा। बिना पंचलैट वाली पंचायत की क्या कीमत। लैट के दाम में 20 रुपया और कम है। एक दिन फिर बांसवाड़ी में 1 घंटा मच्छर कटवाना होगा और क्या। कालीचरण का अखाड़ा आजकल खुद जमता है। शाम को कीर्तन भी खूब जमता है। नया हारमोनिया खरीद हुआ है। गंगा जी के मेले से गंगतिरिया ढोलक लाया गया है, खूब गमड़ता है। बालदेव जी को कीर्तन तो पसंद है, लेकिन अखाड़ा और कुश्ती को वे खराब समझते हैं। शरीर में ज्यादा बल होने से हिंसावाद करने का खौफ रहता है। असल चीज है बुद्धि। बुद्धि के बल से ही गंधी महात्मा जी ने अंग्रेजों को हराया है। गांधी जी की देह में तो एक चिड़िया के बराबर भी मांस नहीं। कांग्रेस के और लीडर लोग भी दुबले पतले ही हैं। लेकिन कालीचरण का अखाड़ा बंद नहीं हो सकता। ढोल की आवाज में कुछ ऐसी बात है कि कुश्ती लड़ने वाले नौजवानों को खून को गर्म कर देती है। ढाक ढिन्ना, ढाक ढिन्ना। शोभन मोची ने ढोल पर लकड़ी की पहली चोट दी कि देह कसमसाने लगता है। ढिन्ना 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 ढिन्ना, अर्थात आजा 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 आजा। सभी अखाड़े में आए। काछी और जांघियां चढ़ाया। एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सिर में लगाया और अज्जा कह के मैदान में उतर पड़े। कालीचरण आ अली कहकर मैदान में उतरता है। चंपावती मेला में पंजाबी पहलवान मुश्ताक इसी तरह आली या अली कहकर मैदान में उतरता था। तब शोभन ताल बदल देता है। चटधा घिड़धा, चटधा घिड़धा, आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। अखाड़े में पहलवान पैतरे भर रहे हैं। कोई किसी को अपना हाथ भी छूने नहीं देता। पहली पकड़ की ताक में है, वह पकड़ा। धागड़ी धागड़ी, धागड़ी 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 धागड़ी, कसकर पकड़ो, कसकर पकड़ो। चटाक चटधा, चटाक चटधा। उठा पटक दे, उठा पटक दे। गिड़गिड़ गिड़गिड़ गिड़गिड़, गिड़धा गिड़धा। वाह 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 गुरु, वाह बहादुर। पटक दो दिया। अब चित करना खेल नहीं। मिट्टी पकड़ लिया है। सभी दाव के पेच और काट उसको मालूम है। ढाक ढिन्ना, तिरकिट ढिन्ना, दाव काट बाहर हो जा। वाह बहादुर। दाव काट कर बाहर निकल आया। फिर धा चट घिड़ धा, आजा भिड़ जा। ढोल के हर ताल से पैतरे, दावपेच, काट और मार की बोली निकलती है। काली थान में पूजा के दिन इसी ढोल की ताल एकदम बदल जाती है। आवाज भी बदल जाती है। धागिड़ धिन्ना, धागिड़ धिन्ना। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा। गांव की रक्षा करो मां जगदम्बा। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास मैला आंचल के 13वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास मैला आंचल के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।